हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं। उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल। उस टॉपिक का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल। देखिए, जैसे नाम से ही पता चल रहा है क्या कि एक डायपोल जो होता है, डाई मतलब दो पोल, मतलब दो पोल हमारे पास। जैसे हमारी अर्थ जो होती है, अर्थ के पास दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। दोनों के बीच में कुछ ना कुछ सेपरेशन होता है, फिक्स सेपरेशन होता है, और इक्वल एंड ऑपोजिट पोल होते हैं। दोनों के दोनों होते हैं, नहीं होते हैं? तो ऐसे ही हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल होता है। वो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। और वो डिस्टेंस कितना होगा? वो डिस्टेंस होगा आपके पास 2a। ठीक है ना? तो हम इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल। उसको हम क्या बुलाएंगे? एक इलेक्ट्रिक डायपोल। यानी हमारे पास ये दो चार्जेस हो गए, एक ये चार्ज हो गया -q और एक ये चार्ज हो गया +q, और इनके बीच का सेपरेशन जो होगा वो फिक्स होगा 2a। वो क्या होगा? फिक्स। अब देखो, ये जो पॉइंट होता है ये होता है सेंटर ऑफ डायपोल। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। हमारे पास एग्जांपल है NaCl। तो हमने बोला ये Na का मॉलिक्यूल है और ये Cl का मॉलिक्यूल है। ठीक है? यहां से यहां तक का डिस्टेंस a, यहां से यहां तक का डिस्टेंस a, यानी इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2a। यानी पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? 2a हो गया। कितना हो गया? 2a हो गया। ठीक है, तो हमने इसको क्या बुला दिया? एक इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल बुला दिया हमने। तो ये हमारे बहुत सारे एग्जांपल है। हमारे पास HCl हो गया, HCl में भी सेम यही कंडीशन होगी, KCl हो गया, सब में यही कंडीशन होगी। बस दो चार्ज होने चाहिए, उनके बीच में फिक्स्ड डिस्टेंस होना चाहिए, तो हम उसको डायपोल बुला देंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है? अच्छा, अब देखो, जो ये डायपोल अपने, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है ना? अब ये इलेक्ट्रिक डायपोल, देखो पॉजिटिव भी अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और नेगेटिव भी अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। यानी जो डायपोल होता है वो भी अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, और उसको हम क्या बुलाते हैं? डायपोल फील्ड। इसको हम क्या बुलाते हैं? द फील्ड क्रिएटेड बाय एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज नोन एज डायपोल फील्ड। इसको हम क्या बुलाते हैं? डायपोल फील्ड। यानी ये अपना जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? डायपोल फील्ड। अब देखिए, इस इलेक्ट्रिक डायपोल के पास अपनी कुछ स्ट्रेंथ होती है। क्या होती है? स्ट्रेंथ। और वो स्ट्रेंथ मेजर करता है, जो इसकी स्ट्रेंथ होती है वो हम उस स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं डायपोल मोमेंट से। ठीक है? और हमारा अगला कॉन्सेप्ट भी यही है, डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट बेसिकली क्या होता है? स्ट्रेंथ। इस डायपोल की 2a डिस्टेंस पे स्ट्रेंथ कितनी, उसको हम क्या बोलते हैं? डायपोल मोमेंट। और डायपोल मोमेंट को p वेक्टर से डिनोट किया जाता है, और p वेक्टर होता है q इंटू 2a। ये क्या होता है? q इंटू 2a। यानी डायपोल मोमेंट इट इज द प्रोडक्ट, या फिर आप बोल सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, product of two charges to the separation between the two charges। यानी अगर हमें इसकी स्ट्रेंथ निकालनी हो और उसको हम P से डिनोट करें, तो वो P क्या होगा? डायपोल मोमेंट होगा। वो डायपोल मोमेंट क्या होता है? Q इंटू 2a। ये डायपोल मोमेंट क्या होता है? Q इंटू 2a। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहो तो ये हो जाएगा Q इंटू 2a, मैग्नीट्यूड ऑफ Q इंटू 2a। तो ये हो गया हमारे पास डायपोल मोमेंट। अब मैंने P वेक्टर लगाया, तो मतलब डायपोल मोमेंट एक कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। डायपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी। यानी अगर यहाँ पे
ये हमारा नेगेटिव चार्ज है और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, इनमें से चलने की अनुमति सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज के पास होती है। तो नेगेटिव चार्ज अगर जाएगा तो किधर से किधर जाएगा, ये इधर से इधर जाएगा, तो इसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, यानी एक डायपोल जो मोमेंट होता है, यानी इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और उसकी डायरेक्शन किधर से किधर होती है, उसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। अच्छा, इसके पास एक एसआई यूनिट भी होनी चाहिए। एसआई यूनिट देखिए एक बार इधर, एसआई यूनिट क्या आएगी इसकी, देखिए चार्ज की यूनिट होती है कूलम और डिस्टेंस 2a बेटे डिस्टेंस होता है, ये 2a क्या हमारे पास है डिस्टेंस, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है मीटर। तो इसकी एसआई यूनिट क्या बनी, कूलम मीटर। इसकी एसआई यूनिट क्या बनी, कूलम मीटर। यानी डाइपोल मोमेंट जो होता है उसकी एसआई यूनिट होती है कूलम मीटर और एक वेक्टर क्वांटिटी होती है पी वेक्टर से हम इसको डिनोट करते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं, पी वेक्टर से। और इसकी डायरेक्शन किधर से किधर हो गई, यस, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एक हमारे पास इसी में कॉन्सेप्ट आता है, वो कॉन्सेप्ट होता है आइडियल डायपोल। तो आइडियल डायपोल देखिए क्या होता है, आप इसको समझ लीजिए खाली बस। इलेक्ट्रिक ये जो आइडियल डायपोल क्या होता है, आइडियल डायपोल, आइडियल डायपोल, मान लीजिए इन दोनों चार्जेस को बड़े से भी बड़ा कर दिया जाए और बड़ा किया जाए, मींस इनका साइज इतना ज़्यादा हो जाए कि ये जो बीच का डिस्टेंस है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल लगे। इनका साइज इतना ज़्यादा हो जाए कि इनके जो बीच का डिस्टेंस है ऑलमोस्ट क्या लगे, नेग्लिजिबल लगे। अगर ऐसा हमें लगेगा, अगर ऐसा हो जाएगा तो ये जो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल बनेगा वो कैसा बनेगा, आइडियल डायपोल। कैसा बनेगा, आइडियल डायपोल, या फिर हम इसको बोल सकते हैं पॉइंट डायपोल। क्या बोल सकते हैं, पॉइंट डायपोल। यानी आपको इमेजिन करना है आपके पास जो चार्जेस हैं वो बड़े से बड़े हो जाए और बीच का जो सेपरेशन है वो स्मॉल से स्मॉल हो जाए। तो उस केस में क्या होगा, जो हमारा डायपोल आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, आइडियल डायपोल आ जाएगा। वो हमारा क्या आ जाएगा, आइडियल डायपोल आ जाएगा। अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे होंगे या नहीं बना रहे होंगे। यानी इस डायपोल की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी निकाल सकते हैं अलग अलग पोजीशन पे। भाई यहाँ पे हमने टेस्ट चार्ज रखा, ये अट्रैक्ट करेगा, ये रिपेल करेगा, फील्ड तो हमारे पास आएगी, इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी तो आएगी 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 या नहीं आएगी। तो हम क्या करते हैं, अब इस इलेक्ट्रिक डायपोल का यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये पोज करके उतार लेना, स्क्रीन पोज करके आगे बढ़ते हैं इसमें। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखिए इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। यानी एक इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है। देखो हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस इलेक्ट्रिक डायपोल के 2 पोजीशन पे निकालेंगे। एक तो हम पोजीशन लेंगे एक्सियल लाइन और एक पोजीशन लेंगे इक्वेटोरियल लाइन। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ये इसका नॉर्थ, ये इसका साउथ पोल, ठीक है ना। इनको मैं यहाँ पे लिया, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। तो आप बोलोगे सर ये वाली जो लाइन है ना ये इसके बीचों बीच कट रही है, यानी ये इक्वेटर वाली लाइन है, और ये वाली लाइन कौन सी है, एक्सिस वाली लाइन है। सो दिस इज एक्सियल लाइन एंड दिस इज इक्वेटोरियल लाइन। क्लियर। इसी तरह हमारे पास हम 2 जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट 2 पोजीशंस, वन इज एक्सियल एंड अदर इज इक्वेटोरियल। सो हम पहले निकालेंगे ऑन द एक्सियल लाइन, ऑन द एक्सियल लाइन हम पहले कैलकुलेट करेंगे कि एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कितनी होती है। तो देख लेते हैं, हमने लेट अस कंसीडर अ डायपोल, दिस इज अ डायपोल, this is negative, this is plus q, this is point A, this is point B, because these 2 charges are point charges. Clear? The separation between them is 2a. Suppose this is center of dipole, this is center of dipole, this center is considered as O. What is this distance, A?
What is this distance? A. Because if this is a center, this distance will be A and this distance will also A. Now नोट डाउन कर लेते हैं हम। देखो ए बी जो डिस्टेंस है वो है A, ओ ए डिस्टेंस जो है वो ओ बी डिस्टेंस के बराबर है। सॉरी, ए बी है आपके पास 2A, ओ ए डिस्टेंस और ओ ए डिस्टेंस जो है वो सेम है, वो कितना है A है। ठीक है। अच्छा, अब हमने इसके ऊपर ये एक्सिस, ये इसकी एक्सियल लाइन है, जो एक्सिस से पास हो वो एक्सियल लाइन होगी। अब इसके ऊपर कहीं पे भी कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लो जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। कहीं पे भी जहां पे आपको एक पॉइंट कंसीडर करना हो, जहां पे आप चाहो वहां पे एक एक्सिस पे कोई भी पॉइंट मान लो, वहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए। तो हमने मान लीजिए यहाँ पे ले लो चाहे यहाँ पे ले लो, जैसे यहाँ पे हम कोई पॉइंट P कंसीडर कर लेते हैं और इस पॉइंट P पे कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ है Q नोट। तो देखो वो पॉइंट, इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट होगी यहाँ पे, और इस पॉइंट के कारण भी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी। यानी इस पॉइंट पे इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस पॉइंट पे इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। सबसे पहले तो देखिए, अगर सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर मैं R मान लूँ, मैंने बोला OP इज इक्वल टू R, तो मैंने बोला ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस देखो ये कितना है R, ये कितना है A। तो आप बोलोगे जो BP डिस्टेंस है वो होगा आपके पास OP माइनस B, OP माइनस OB। OP कितना आपके पास R, OB कितना है A, तो आपके पास BP कितना आ गया R माइनस A। BP कितना आ गया आपके पास R माइनस A। तो हमने बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, the electric field intensity due to प्लस Q। अब देखो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो हम यहाँ पे इसको E1 मान लेते हैं। तो E1 कितना आएगा हमारे पास, E1 के Q बाय R स्क्वायर, R कितना है BP, ये डिस्टेंस कितना है BP स्क्वायर, और हमारे पास BP वहां पे कितना आया है, तो हो जाएगा KQR माइनस A होल स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है। अब द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस Q, माइनस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी। देखो ये माइनस Q, ये पॉइंट P है जहां पे टेस्ट चार्ज रखा हुआ है जो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए हमें पहले तो डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये AP डिस्टेंस क्या होगा, AP डिस्टेंस, AP डिस्टेंस को आप बोल सकते हो, देखिए AO डिस्टेंस प्लस OP डिस्टेंस, AO डिस्टेंस प्लस OP डिस्टेंस। देखो AO कितना है A और ये कितना है R, तो ये हम इसको बोल सकते हैं R प्लस E। ठीक है। तो ये आपके पास E2 कितना आ जाएगा, K मैग्नीट्यूड ले रहे हैं अब भी, मैग्नीट्यूड KQ बाय AP स्क्वायर, तो हो जाएगा KQ बाय R प्लस A होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। अब ये कॉन्सेप्ट हमें पता करना है कि इस पॉइंट P पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है। इस पॉइंट P पे देखो, अगर ये प्लस Q यहाँ पे अगर टेस्ट चार्ज रखा होगा तो ये इसको रिपेल करेगा, और यहाँ पे टेस्ट चार्ज उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है ना, यहाँ पे जो रखा हुआ टेस्ट चार्ज है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और इससे रिपेल होगा ही नहीं होगा। अब ये तो आया आपके पास E1 और ये क्या है आपके पास E2, क्योंकि ये कैसा है, रिपल्सिव, और ये कैसी है, अट्रैक्टिव। ये इंटेंसिटी रिपल्सिव, ये इंटेंसिटी अट्रैक्टिव, यानी कौन ग्रेटर है। ये अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आना है कि कौन ग्रेटर है। देखो जिसका डिस्टेंस कम होगा उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, जिसका डिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी इंटेंसिटी कम होगी। तो देखिए ये वाला डिस्टेंस इस वाले डिस्टेंस से बहुत कम है, तो हम बोलेंगे E1 इज ग्रेटर देन E2। बिल्कुल बोल सकते हैं E1 इज ग्रेटर देन E2। सो रिजल्टेंट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E कितना आएगा, E1 माइनस E2। व्हाट इज E1, व्हाट इज E1, KQ बाय R माइनस A होल स्क्वायर। व्हाट इज E2, KQ बाय R प्लस A होल स्क्वायर।
होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब देखो के क्यू तो हमने बाहर ले लिया, अंदर बचा 1 बाय आर माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1 बाय आर प्लस ए होल स्क्वायर, ये तो बचेगा। अब देखो एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास? यह जाएगा आर माइनस ए होल स्क्वायर आर प्लस ए होल स्क्वायर। अब देखो ये कैंसिल हो गया, बचा क्या? आर प्लस ए होल स्क्वायर, माइनस लगाओ, यहाँ पे क्या बचेगा? आर माइनस ए होल स्क्वायर। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट आएगा वो आएगा के क्यू इंटू आर प्लस ए होल स्क्वायर। इसको ओपन कर लो तो यह जाएगा, आइडेंटिटी है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, माइनस का साइन लगाएंगे। देखो इसकी आइडेंटिटी जब हम खोलेंगे तो हमें पता है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar, तो जो आर स्क्वायर प्लस का है वो हो जाएगा माइनस का, जो ए स्क्वायर प्लस का हो जाएगा माइनस का, और माइनस में 2ar और माइनस तो कितना हो जाएगा? प्लस 2ar अपॉन, देखो ये भी एक आइडेंटिटी आर प्लस ए और आर माइनस है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, तो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितना है? देखो के क्यू, देखो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, हो गया नहीं हो गया? बचा क्या? 2ar और 2ar, के क्यू इंटू 4ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, ये आएगा ही नहीं आएगा? तो यही आएगा। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, अब इसको आगे एक्सपेंड करते हैं, तो मैं इसको मिटा देता हूं, आप पोज करके इसको उतार लेना, इसको हम रब कर देते हैं। तो ये लीजिए, देखिए उसी को आगे लिखते हैं। तो हमारे पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? के क्यू। देखो इसको हम ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं, 2a इंटू 2r अपॉन, देखिए अब कंसीडर कर लीजिए, देखो आपने ये डायपोल लिया, हमारे पास ये डायपोल है, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू है ना। अब इनके बीच का डिस्टेंस है 2a है ना, और ये सेंटर से ये वाला डिस्टेंस कितना है? वो कहीं पॉइंट P जो यहाँ से r डिस्टेंस दूर है, वहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आपको नहीं लग रहा ये r इस a से बहुत ज्यादा ग्रेटर है, तो यहाँ पे हम a को क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, हमने बोला एज a इज ग्रेटर, सॉरी वेरी वेरी लेस देन r, सो बाय नेग्लेक्टिंग a। ठीक है, तो हमारे पास आर स्क्वेयर होल स्क्वेयर बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा नहीं बच जाएगा? तो देखो ये वाला टर्म देखिए, q इंटू 2a, q इंटू 2a टर्म अभी रिसेंटली पढ़ा हमने, q इंटू 2a क्या होता है? यस, डाइपोल मोमेंट यानी p। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया? ये आ गया k इंटू p इंटू ये क्या है? 2r अपॉन ये क्या है? r टू द पावर 4, ये पावर 4 ये पावर 1, तो कितना बचेगा आपके पास? ये बचेगा k इंटू 2p अपॉन आर क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है आपके पास मैग्नीट्यूड में? k की वैल्यू रख दो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यू, तो ये आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन। यानी एक इलेक्ट्रिक डायपोल पे एक्सियल लाइन पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली जाए तो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके आएगी? आर क्यूब के। हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी आएगी? आर क्यूब पे। अगर आप इसकी वेक्टर फॉर्म निकालना चाहते हैं तो जिधर डायरेक्शन में रिजल्टेंट है उसके अलोंग क्या लगा देंगे हम? एक यूनिट वेक्टर लगा देंगे, तो ये वेक्टर फॉर्म आ जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p ओवर आर क्यूब इंटू यूनिट वेक्टर। ये लीजिए, ये आ गई इसकी वेक्टर फॉर्म। क्लियर है? तो ये हमारे पास एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है, कितनी आती है? 2p ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ठीक है, अब हम इक्वेटोरियल लाइन पे कैलकुलेट कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। ये तो एक्सियल लाइन का कॉन्सेप्ट आया, इक्वेटोरियल लाइन पे देख लेते हैं, यानी उसके इक्वेटर पे। अच्छा, अब एक और कौन सी, देखो अगर यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की आपने यहाँ पे डायरेक्शन निकाली है, तो आप इस डायरेक्शन को मेंशन कैसे करोगे? ये भी तो आपको आना चाहिए ना कि ये डायरेक्शन है किधर, है ना। तो देखिए हम किधर ये डायरेक्शन, ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको मैं साफ कर देता हूँ, इसको साफ कर देते हैं, आप उतार लेना बाकी। देखिए इधर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखिए, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, तो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल बना, बीच में डिस्टेंस 2 है। आप मुझे ये बताओ बस,
डाइपोल की जो हमारे पास डाइपोल है उसकी डायरेक्शन किधर है, दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, दिस इज डाइपोल वेक्टर पी, यानी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कितनी है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे वो पॉइंट कंसीडर किया था हमने, यहीं पे तो पॉइंट कंसीडर किया था, यहाँ से रिपल्शन हो रही थी E1 और यहाँ से अट्रैक्शन हो रही थी E2, हो रही थी नहीं हो रही थी, और रिजल्टेंट किधर है, इधर है। रिजल्टेंट भाई ये ज्यादा है ये कम है, E1 इज ग्रेटर एंड E2 इज स्मॉलर, सो आप क्या कहोगे, द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग E1, नहीं, देखो डाइपोल की डायरेक्शन किधर है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके साथ साथ है, डाइपोल के साथ ही तो है, तो हमने बोला द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is along dipole moment is along dipole moment, यानी जो भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है उसकी जो कोई भी डायरेक्शन है वो हमेशा किसके अलोंग रहेगी, डाइपोल मोमेंट के अलोंग रहेगी, वो डायरेक्शन हमेशा किसके अलोंग रहेगी, डाइपोल मोमेंट के अलोंग रहेगी। अच्छा एक और बात बताओ, अगर मान लीजिए इस पॉइंट पी को हम यहां से हटा दें और यहां पे लगा दें तो क्या अब भी डायरेक्शन वही रहेगी, तो कैलकुलेट कर लेते हैं हम। देखिए अब ये यहां से क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, और ये क्या करेगा, यहां से रिपेल करेगा, मान लीजिए ये E1 है और ये E2 है, ठीक है ना। अब आप बोलोगे E1 स्टिल ग्रेटर देन E2, E1 किससे ज्यादा है, E2 तो रिजल्टेंट देखिए अट्रैक्शन वाला ज्यादा है, रिपल्शन वाला कम है, तो रिजल्टेंट इधर ही रहेगा, अब भी रिजल्टेंट अब भी इधर ही रहेगा, तो इसको हम बोल सकते हैं डायपोल मोमेंट के साथ ही डायरेक्शन अभी भी बनी हुई है, सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्टिल अलोंग द डायपोल मोमेंट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे आप यहाँ पे कैलकुलेट करो एक्सियल लाइन पे, चाहे यहाँ आप, चलो ठीक है सेंटर पे कैलकुलेट कर लेते हैं, या सेंटर पे टेस्ट चार्ज रख दें हमने Q0। अब आप बोलोगे सर ये डायरेक्शन ये वो हो गया बराबर, ये हो गया बराबर, जीरो कर दो, क्यों कर दूं भाई, ये कैसा है पॉजिटिव, ये कैसा है नेगेटिव, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा और इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा ही नहीं करेगा, है ना। लेकिन ये तो बीच पे पॉइंट बीच पे आ गया ना, तो ये तो इक्वेटोरियल लाइन आ गई ना बेटे, देखिए बीचों बीच निकलने वाली लाइन इक्वेटोरियल लाइन, अगर अब यहाँ पे निकालोगे तो भी इक्वेटर पे निकलेगी, यहाँ पे निकालोगे तब भी इक्वेटर पे निकलेगी, यहाँ पे निकालोगे तब भी इक्वेटर पे निकलेगी, है ना। तो अब यही पढ़ना हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन दी इक्वेटोरियल लाइन। देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें कैलकुलेट करनी है, तो देख लेते हैं। देखिए वही हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, दिस इज -Q, दिस इज +Q, ठीक है, और ये हमारा कोई पॉइंट P है जो इक्वेटर पे है। आप कहीं पे भी कंसीडर कर सकते हो, यहाँ पे कर लो, यहाँ पे कर लो, यहाँ पे कर लो, यहाँ पे कर लो, कहीं पे भी कंसीडर कर लेते हो। हमने मान लिया कि ये पॉइंट P हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया, दिस इज पॉइंट P, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे बनाते हैं, तो ये -Q, ये +Q, ठीक है, ये 2a डिस्टेंस हो गया, तो ये सेंटर ऑफ डायपोल, तो ये कितना है A, तो ये भी कितना है A, ये इक्वेटर हो गया, ये पॉइंट P है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है इस सेंटर से। ये वाला पॉइंट P जो है R डिस्टेंस दूर है, R डिस्टेंस दूर है, ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस है वो R है। अब देखो अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो देखिए इस पॉइंट P पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी बनाएगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, और ये इस पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा
वो इस डायरेक्शन में होगा या नहीं होगा? ठीक है, ये इस डायरेक्शन में। क्लियर? ठीक है, अब हमने अपनी एडजस्टमेंट के हिसाब से इनको कवर कर लिया। सपोज दिस इज E1 एंड दिस इज E2, दिस इज E1, दिस इज E2। हम यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो आप बोलोगे जो ये एंगल है वही ये एंगल है, थीटा मान लेते हैं। इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा, है या नहीं? ठीक है, हमने बोला इफ दिस इज रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E1? तो यू विल से E1 इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, the electric field intensity at P due to माइनस Q। तो आप P1 कंसीडर कर लो, कितना आएगा? Q अपॉन मैग्नीट्यूड ही निकाल रहे हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस बोलिए AP स्क्वायर, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है, ये अगर R है परपेंडिकुलर, ये क्या है? बेस, तो ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस लगाओ तो ये डिस्टेंस आ जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है। तो आप बोलोगे AP आपके पास आएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ पे वैल्यू आप पुट करोगे तो E1 कितना आएगा? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यही तो आएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, ठीक है। तो ये तो हो गया E1। अब ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बना रहा है इस डायरेक्शन में। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू प्लस Q। तो कैलकुलेट करते हैं, E2 मान लें इसको, है ना। तो E2 किसके बराबर आ जाएगा? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला डिस्टेंस। देखो अगर ये परपेंडिकुलर है और ये एंगल अगर हम थीटा कंसीडर कर ले फिर से, तो ये बेस हो जाएगा, फिर से ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा? R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का रूट। तो आपके पास BP कितना आया? R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का अंडर, ये जो B स्क्वायर, ये तो आएगा, तो यह आ जाएगा BP स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यही तो आएगा। तो आप बोलोगे E1 जो है बराबर है E2 के मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो हमने बोला इसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितने एंगल पे इंक्लाइन है? थीटा एंगल पे इंक्लाइन है। तो हम बोल सकते हैं इस E1 के दो कंपोनेंट बन सकते हैं। एक तो ये वाला कंपोनेंट, दिस इज E1, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? कोस थीटा, E1 कोस थीटा, और ये वाला एक कंपोनेंट रहेगा क्योंकि अट्रैक्शन हो रहा है, तो दूसरा कंपोनेंट ये E1 साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, अगर ये एंगल थीटा हुआ तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा होगा या नहीं होगा भाई? अगर ये एंगल थीटा हुआ तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। सिमेट्री आप लगा सकते हो इजीली, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, ये E1 E2 कितने एंगल पे है? कितने एंगल पे है? थीटा एंगल पे रिजल्टेंट E2। तो E2 के भी दो कंपोनेंट, एक तो ये रहा क्योंकि इधर रिपेल हो रहा है, उधर थोड़ी होगा ये, क्योंकि रिपल्शन तो इधर हो रहा है, तो एक कंपोनेंट तो ये रहा E2 कोस थीटा, और एक कंपोनेंट रिपल्शन वाला ये रहा, ये E2 कोस थीटा, सॉरी E2 साइन थीटा। हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना। अब एक बात बताओ मुझे, E1 का मैग्नीट्यूड और E2 का मैग्नीट्यूड क्या है? बराबर। तो ये E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे, है ना। तो आप यहां से लिख सकते हो E1 एंड E2 कैन बी रिजोल्व इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, E1 cos theta, E2 sin theta respectively along horizontally and vertically
वन इज वर्टिकली अपवर्ड E2 साइन थीटा एंड वन इज वर्टिकली डाउनवर्ड E1 साइन थीटा। एक E2 साइन थीटा और एक E1 साइन थीटा। E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा will cancel each other because they are equal in magnitude but opposite in direction। भाई मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। सो द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अलोंग कोस थीटा हॉरिजॉन्टली। तो हो जाएगा ये आपके पास, हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को E मान लें तो ये हो जाएगा E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। होगा या नहीं होगा? और E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा तो सिमिलर है, या तो इसको E1 ले लो या फिर इसको E1 ले लो या फिर इसको भी E2 और इसको भी E2 ले लो। तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे? यहां तक उतार लेना, मैं यहां से साफ करके आगे बढ़ा रहा हूं इसको, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आएगा 2E1 कोस थीटा। क्लियर है? अब देखो E1 और E2 तो सेम है, कितना है आपके पास 2 इंटू E1 की वैल्यू यहां से रखो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस A होल स्क्वायर। यही तो आएगा, है ना, यही तो आएगा इंटू कोस थीटा। अब देखो आप एक ट्रायंगल चूज कर लो, चाहिए ये वाला ट्रायंगल ले लो, चाहिए ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, कोई सा भी ले लो। आप इन दोनों में से किसी का भी एक के यूज करके कोस थीटा कैलकुलेट करोगे। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है OB और हाइपोटेन्यूज क्या है OP। तो हम बोलेंगे इसको 2 इंटू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वेयर प्लस A स्क्वेयर इंटू बेस कितना है OB और हाइपोटेन्यूज क्या है OP। तो इसको हम बोल सकते हैं 2Q इंटू OB कितना है आपके पास A अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वेयर प्लस A स्क्वेयर इंटू OP। देखो OP कितना आपके पास R स्क्वेयर प्लस A स्क्वेयर का अंडर रूट, यही तो आएगा। क्लियर? अब देखिए इसको और आगे सोल्व कर लेते हैं। अब ध्यान से देखिए ये वाला बेस सेम है तो पावर तो ऐड हो जाएगी, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या आएगा Q इंटू 2A। देखो ये Q इंटू 2A का फॉर्मेट है, देख सकते हैं ये Q है और ये 2A इसके साथ है। तो यहां से लिखिए Q इंटू 2A वाले फॉर्मेट को हम P बोलते हैं, डायपोल मोमेंट P। तो हो जाएगा P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बेस सेम है, देखो ये पावर 1 है और ये पावर हाफ है, तो ये हो जाएगा R स्क्वेयर प्लस A स्क्वेयर टू द पावर 3/2। 1 प्लस हाफ 3/2 होता है। अब वही कंडीशन है, फिर से हमारे पास क्या है, कंडीशन ये कहती है कि A जो है इस R से बहुत छोटा है, वेरी वेरी स्मॉल है, नेग्लिजिबल कर देते हैं इसको, तो इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। A इज वेरी वेरी लेस देन R, सो बाय नेग्लेक्टिंग A, तो आप A को नेग्लेक्ट करोगे तो आपके पास क्या आएगा A इज इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वेयर टू द पावर 3/2। ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बचा P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। क्या बचा आपके पास P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। ठीक है, अब ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई इस पॉइंट पे। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन देखिए, देखो रिजल्टेंट की डायरेक्शन हमें निकालनी है। अगर हमें रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालें तो वहां पे हम P के साथ में लेके चल रहे थे ना, तो यहाँ पे देखिए ये किसकी डायरेक्शन है, ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। और देखो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर है या नहीं है। तो हमारे पास डायरेक्शन क्या आ गई, opposite to the direction of T वेक्टर, यानी डायपोल मोमेंट के ऑपोजिट है इसकी डायरेक्शन। और इसकी वेक्टर फॉर्म अगर आप लिखना चाहो तो P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब इंटू R यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई कहाँ पे,
इक्वेटोरियल लाइन पे कहीं पे भी निकाल लो यही आएगी। आप यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पे डायरेक्शन देखिए किधर आएगी, यहाँ पे आपने क्यू नोट रखा, ये रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, तो डायरेक्शन फिर से वही, ये डायपोल मोमेंट इधर और ये डायरेक्शन इधर। क्लियर है, पक्का? तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया। अगर किसी को इसमें शक हो रहा हो तो आप देखो इजीली चेक कर सकते हो, ये सिमेट्री से ये भी थीटा आएगा, सिमेट्री से ये भी क्या आएगा, थीटा आएगा, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, देखो पैरेलल लाइन है, उस पे ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो वो एंगल भी क्या रहेगा, थीटा ही तो रहेगा। देखो ये एंगल क्या, थीटा, तो ये एंगल क्या, थीटा, तो ये एंगल भी क्या रहेगा, थीटा ही तो रहेगा। ठीक है ना? तो आप यहां से ये आपका पूरा सोल्व हो गया। अब देखिए, अगर आपको एक्सियल और इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रेशियो निकालना पड़े तो एक्सियल पे कितना आया था, 2p अपॉन k 2p अपॉन आर क्यूब, और यहाँ पे इक्वेटोरियल पे कितना आया था, kp अपॉन आर क्यूब, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, k से k कैंसिल, p से p कैंसिल, कितना आ गया 2:1। कितना रेशियो आ गया, 2:1। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो यहीं पे समाप्त करते हैं, हम आपकी क्लास यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास जब भी लेके आएंगे आपके पास, ठीक है, तो हम इन्हीं टॉपिक्स को आगे बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ही हम आगे पढ़ेंगे। ये छोटा टॉपिक नहीं, बहुत बेस्ट टॉपिक है। ठीक है, सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।